नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। हमारा टॉपिक पहले से चल रहा है लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। आज जो हम अध्ययन करेंगे ये लोकतंत्र का करेंगे और लोकतंत्र में हम लोकतंत्र का परिभाषा, लोकतंत्र के भेद, लोकतंत्र के रूप और लोकतंत्र के गुण, चार टॉपिकों का अध्ययन हम इससे पूर्व वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र की कमियां क्या है, लोकतंत्र में अवगुण क्या है, लोकतंत्र की हानियां क्या है या लोकतंत्र के दोष क्या है। जो उसके गुण हैं उसका विपरीत दोष हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग से करने की। लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र के अवगुण, लोकतंत्र की हानियां। हम लोकतंत्र के दोष की बात करते हैं। यदि एक लोकतंत्र में विशुद्ध विवेचना की जाए, अगर हम सही प्रकार से इसकी विवेचना करते हैं तो दूसरी ओर अत्यंत कटु शब्दों में इसकी भर्त्सना भी की जा सकती है। हम अगर इस गुणों का विवेचन करते हैं, हम इस गुणों को विशुद्ध मानते हैं, तो दूसरी ओर इसके जो अवगुण हैं उसकी भी भर्त्सना की जा सकती है। टेरीरेज इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में भी हम आजकल ये देख रहे हैं, परिवादवाद का चलन हो जाता है तो हम दुष्टों का कुलीन तंत्र कहते हैं। लुडोविसी कहते हैं कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर जाता है। प्रजातंत्र की आलोचना कई तर्कों पर आधार पर की जाती है। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था, शुरू में जो हमारी व्यवस्था थी राजतंत्र थी। शुरू में हमारी व्यवस्था राजतंत्र, हमने चार प्रकार की बात की: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र शासन के ये चार रूपों में हम कुलीन तंत्र किसको मानते हैं? कुलीन तंत्र वैसे व्यवस्थाएं तीन ही है: राजतंत्र, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। अगर राजा का बेटा राजा बनते लंबे समय तक राज करता है तो कुलीन तंत्र। लोकतंत्र में भी कोई व्यक्ति, कोई परिवार लंबे तक राज करता है तो कुलीन तंत्र हो जाता है। अधिनायक तंत्र में भी कोई लंबे समय तक राज करता है, लंबे समय तक शासन करता है, उसका मतलब कुलीन तंत्र होता है। तो जो लोकतंत्र को भ्रष्टों का कुलीन तंत्र की उपमा दी जा सकती है, भ्रष्टों का कुलीन तंत्र कहा जा सकता है। हम बात करते हैं इसके अवगुणों की, दोषों की, हानियों की। नंबर 1 है अयोग्यता की पूजा, मूर्खों का शासन। नंबर 1 है अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन। अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन। हम अयोग्यता की पूजा या मूर्खों के शासन की बात कर सकते हैं, अयोग्यता की बात कर सकते हैं। ये इस तंत्र की सबसे बड़ी कमियां हैं, ये इस तंत्र की सबसे बड़े दोष है कि यहाँ बहुमत के आधार पर जो चुनाव होते हैं वो बहुमत के आधार पर होते हैं और बहुमत के आधार पर चुनाव होने से, बहुमत के आधार पर चुनाव होने से ये मूर्खों का शासन हो जाता है, अयोग्यता की पूजा हो जाती है, अयोग्य लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र इस शासन पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मत दिया जाता है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार होने से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मूर्ख है, चाहे वो समझदार नहीं है, चाहे वो कैसा भी है, उसको योग्यता की दृष्टि से, मत देने की दृष्टि से सब लोग समान होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र गुणी व्यक्तियों का शासन न होकर। 2 नंबर था हमारा दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। दल प्रणाली का लोकतंत्र में विशेष अहित होता है।
दल में जो लोग दल का गठन करते हैं वो निहित स्वार्थों को लेकर, छोटे छोटे एरिया विशेष की मांग को लेकर दल का गठन करते हैं। वर्तमान समय में प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, किंतु ये राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण तो साधारणतया राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दल येन केन प्रकार राजनीतिक दलों का ये उद्देश्य होता है शासन शक्ति प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, राज प्राप्त करना। और इसके लिए राजनीतिक दल उन नेताओं के अखाड़े बन जाते हैं जो भाषण देने, लोगों को बहकाने और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में चतुर रहते हैं। ये राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधियों के विचार स्वतंत्रता का अंत कर देते हैं। चुनाव के समय इन दलों में विषैले प्रसार के कारण कई बार संपूर्ण देश का वातावरण विषक्त हो जाता है। हमने देखा है कुछ छोटे छोटे दल अपने निहित स्वार्थों के लिए सांप्रदायिकता, धर्मात्मता या जातिवाद, अन्य तरह के भ्रष्ट के गुण पैदा कर देते हैं। नंबर 3 आता है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। भ्रष्ट शासन व्यवस्था लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुण, सबसे बड़ा दोष यह है कि ये भ्रष्ट शासन तंत्र है। सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी हो, व्यवहार में लोकतंत्रीय शासन बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाता है। व्यवहार में शासन एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छा अनुसार ही किया जाता है और ऐसा देखा जाता है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल में सहायक होते हैं उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधि भी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अनेक भ्रष्ट तरीके अपना लेते हैं। नंबर 4 है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। सार्वजनिक धन एवं समय का अपव्यय। सार्वजनिक धन एवं समय का अपव्यय सबसे बड़ा अवगुण। राजनेता लोग अपने दल को प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए सरकारी संपत्ति और समय का अपव्यय करते हैं। लोकतंत्र में धन और समय का अत्यधिक व्यय है। जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में किया जाता है, लोकतंत्रीय विधानसभाओं की लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण उन कानूनों के निर्माण में वर्षों लग जाते हैं। अनेक बार तो कानून पारित होने तक कालातीत हो जाते हैं, अनेक बार कई कानून महीने लग जाते हैं। ब्राइस ने लोकतंत्र की तुलना ऐसे समिति से की है जिसके अंतर्गत 7 सदस्यों द्वारा 7 दिन में उतना कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में करता है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय में बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को नियुक्ति करने, मतदाता सूचियों का तैयार करवाने, उन्हें प्रकाशित करने में बहुत अधिक धन का व्यय होता है। बारकर ने ठीक ही लिखा है, लोकतंत्र अपनी प्रकृति से ही शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र की जो प्रकृति है वही इस बात को दर्शाती है कि ये अधिक धन और अधिक समय लेता है। नंबर 5 पर सर्वतोन्मुखी प्रगति की असंभावना। सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना। सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना। लोकतंत्र का निर्माण इसलिए किया गया था कि सभी लोगों की समान रूप से प्रगति हो, किंतु सभी लोगों की समान रूप से प्रगति नहीं होती।
राजतंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्यतः शासक वर्ग साहित्य, कला और संगीत का प्रेमी होता है और शासन वर्ग का आश्रय पाकर साहित्यकार, कलाकार, विद्वान निश्चित रूप से अपने कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन लोकतंत्र का समस्त ध्यान, लोकतंत्र का सारा ध्यान राजनीति पर केंद्रित हो जाने के कारण, राजनीति पर केंद्रित होने के कारण साहित्य, कला और विद्वानों के प्रति उदासीन हो जाता है। विद्वानों का अपने क्षेत्रों में समुचित ध्यान न मिलने पर उन्हें अपने कार्य में प्रोत्साहन नहीं मिलता और मानव जीवन में सर्वतोमुखी विकास नहीं हो पाता। वंश के शब्दों में प्रजातंत्र जिस सभ्यता को जन्म देता है वह दूषित, साधारण और मंद होती है। सर हेनरी में लीवान के द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विचारधारा को, जिस सिद्धांत को लेकर लोकतंत्र का चलन हुआ था उसमें सभी का विकास होना असंभव साबित होता है, सभी का विकास होना असंभव लगता है। नंबर 6, लोकतंत्रीय समानता। लोकतंत्रीय समानता, लोकतंत्रीय समानता की बात करते हैं हम। लोकतंत्रीय समानता लोकतंत्र में नहीं हो सकती, ये एक भ्रम है। लोकतंत्रीय समानता एक भ्रम, लोकतंत्रीय समानता एक भ्रम है, एक खाली शंका है। लोकतंत्र में समानता का आदर्श पर आधारित कहा जाता है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है और व्यवहार में चुनाव कार्य इतना अधिक अव्यवसायी हो गया है कि एक निर्धन व्यक्ति चुनाव में खड़े होने और विजय प्राप्त करने की कल्पना ही नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जब अधिकतर धनवान भी विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होते हैं तो कानून निर्माण भी वर्ग विशेष के हित को ध्यान में रख के लिया किया जाता है। समानता की घोषणा कर देने मात्र से समानता की स्थापना नहीं की जा सकती। व्यवहार में आर्थिक समानता के अभाव में प्रेस के प्रचार साधनों का धनिक वर्ग पर अधिकार हो जाता है, मीडिया पूर्णतः सरकार के साथ हो जाता है, तो इससे समानता और स्वतंत्रता की कल्पना रह जाती है। इसी आधार पर ब्रक ने कहा है कि प्रजातांत्रिक समानता का भयानक प्रपंच मात्र है। प्रजातांत्रिक समानता एक प्रपंच है और कुछ नहीं है। नंबर 7, अनुत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन। उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की धारणा प्रजातंत्र की विशेषता मानी जाती है, परंतु वास्तव में यह धारणा पूरी कल्पना है। सबके प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ है कि किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। जो आदमी सबसे ज्यादा उत्तरदायी समझता है तो इसका मतलब वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। प्रजातंत्र शासन अपने उत्तरदायित्व का एक दूसरे पर टाल देते हैं। वो कहते हैं वो करेगा, वो कहते हैं वो करेगा। इसलिए प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण अवगुण है अनुत्तरदायी शासन। और नशा के शब्दों में लोकतंत्र की प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असमय और एक ऐसे पागलपन के प्रदर्शक की ओर होती है जिन्हें उसका कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का सौपन नहीं दे सकता। नंबर 8, राजनीतिक शिक्षा का दम्भ। राजनीतिक शिक्षा का दम्भ, राजनीतिक शिक्षा का दम्भ। यह कहना बिल्कुल गलत है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। ये सिर्फ दिखावा मात्र है। लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त नहीं करता।
राजनीतिक दल प्रत्येक बात को जनता के सामने एक विशेष रंग में रंग कर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की बात रखते हैं कि लोग उनकी बात राजनीतिक शिक्षा की अपेक्षा उसके भगत बन जाते हैं। निर्वाचन के समय तो समस्याओं का अत्यंत विकृत रूप प्रस्तुत किया जाता है कि ये समस्या ऐसी रही, ये समस्या ऐसी रही, और इस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है कि लोकतंत्र में किए जाने वाले इस प्रचार और कार्यों से नागरिक शिक्षित नहीं होते, वरना ऐसी बातें सीखते हैं जो सार्वजनिक जीवन के लिए हानिकारक होती है। नंबर 9, मतदाताओं की उदासीनता। मतदाताओं की उदासीनता। मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में सामान्यतः मतदाताओं की उदासीनता ही सर्वत्र देखने को आती है। मतदाताओं को बार बार प्रेरित करने व दलों और उम्मीदवारों से द्वारा उन्हें उनके घर और कार्यालयों से मत देने के लिए निकालने पर बार बार सामान्यतः लगभग 50% मतदाता ही भारत देश में 50 वर्षों तक 50% मतदाता ही मताधिकार का प्रयोग करते थे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के अंतर्गत जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। व्यवहारवादी लेखक रॉबर्ट ए डहेल लिखते हैं कि चुनाव में हमारी अपेक्षा यह होती है कि कुछ निश्चित विषयों के संबंध में बहुमत इच्छा अथवा वरीयता का पता लग सकेगा, पर चुनाव में ऐसा बहुत कम होता है। इससे उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर आशीर्वादम लिखते हैं, मतदाताओं को उदासीनता का नतीजा यह होता है कि शक्ति कुछ ऐसे अविवेकी लोगों के हाथ में चली जाती है जो लंबे चौड़े वादे करते हैं, झूठे सच्चे तर्कों से जनता को बहलाते हैं, उसमें अनुचित लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 10, पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास। पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास। पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास। लोकतंत्र में यह आशा की जाती है कि लोग ईमानदारी से कार्य करेंगे, रुचि के अनुसार कार्य करेंगे और ठीक प्रकार से कार्य करेंगे। लोकतंत्र में इस बात की अपेक्षा होती है कि जनता सही प्रकार से रुचि से कार्य करेगी। लोकतंत्र में यह आशा भी होती है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रुचि लेंगे, किंतु व्यवहार में यह स्थिति विपरीत होती है। योग्य और ईमानदार व्यक्ति राजनीति से दूर भागते हैं। परिश्रमी और कार्यकुशल व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। दूसरी ओर जो व्यक्ति किसी व्यापार, शिल्प या पेशे से ईमानदारी और योग्यता के साथ नहीं कर पाते, वे राजनीति को ही अपना धंधा बना लेते हैं और भ्रष्ट साधनों के आधार पर आर्थिक संचित करने की निरंतर चेष्टा करते हैं। और भारत जैसे देश में इस प्रकार की प्रवृत्तियां विशेषतः देखी जाती है। नंबर 5, 11, युद्ध और संकट के समय निर्भर। युद्ध और संकट के समय निर्भर। युद्ध और संकट के समय निर्भर। लोकतंत्रीय सरकारें प्राय युद्ध और संकट के समय निर्बल सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि इन अवसरों पर बहुत अधिक शीघ्रतापूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, पर लोकतंत्र में शीघ्रता से निर्णय लेने की गति नहीं है। लोकतंत्र शीघ्रता से निर्णय लेने के परिचय नहीं देते। उदाहरण के लिए 1914 में जर्मनी के सम्राट ने बेल्जियम पर आक्रमण करने के निश्चित क्षणों में यह कह डाला कि ब्रिटिश संसद की स्थिति कई दिनों बाद वाद विवाद करती रही।
बेल्जियम आक्रमण निश्चित क्षणों कर डाला था, बेल्जियम पर निश्चित क्षणों में आक्रमण कर दिया था जर्मनी के सम्राट ने, किंतु ब्रिटेन की संसद ने इस पर कई दिनों तक वाद विवाद चलते। वस्तुतः सत्ता के एकीकरण के स्थान पर सत्ता का फैलाव होने के कारण लोकतंत्र अनेक बार संकट का दृढ़ता से मुकाबला करने में असक्षम सिद्ध होता है। अब हम गुणों और अवगुणों के बाद इसके निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष का अध्ययन करते हैं। निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था अच्छी शासन व्यवस्था है, चाहे कितने भी दोष बताए जाए, पर शासन व्यवस्था की कितनी ही कमियां बताई जाए, लेकिन लोकतांत्रिक शासन में जो दोष बताए गए हैं उनमें से अनेक दोष वर्तमान परिस्थितियों में मानव की सोच के परिणाम है। और लावेल ने कहा है कोई भी शासन व्यवस्था मानवीय दोषों का रामबाण दोस्ती नहीं है। मानव के जो व्यक्तिगत दोष है उसके आधार पर उसकी कोई रामबाण दोस्ती नहीं है। तो इस प्रकार हमने लोकतंत्र के निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा, लोकतंत्र की समीक्षा के लिए विशेष पक्ष। लोकतंत्र की समीक्षा करें तो कौन कौन से पक्ष आते हैं? लोकतंत्र की समीक्षा, लोकतंत्र की समीक्षा हम दो प्रकार से कर सकते हैं, हम दो बिंदुओं में कर सकते हैं। नंबर एक, लोकतंत्र योग्यता का शासन, लोकतंत्र योग्यता का शासन, योग्यता का शासन। और नंबर दो हम कर सकते हैं लोकतंत्र अयोग्यता का शासन, अयोग्यता का शासन, लोकतंत्र अयोग्यता का शासन। तो ये जो लोकतंत्र की समीक्षा है ये हम इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। आज ने हमने अब तक जो लोकतंत्र की बात की, हमने लोकतंत्र को समझा, उसकी अर्थ परिभाषाओं को समझा। अब तक जो हमने लोकतंत्र को किया, लोकतंत्र के स्वरूप, अर्थ परिभाषा, विशेषताएं या लक्षण, गुण और दोष जो टॉपिक है ये हमने आज किया। यानी हमने लोकतंत्र के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टॉपिकों का, 6 बिंदुओं का आज तक अध्ययन करते। अब हम दोष की बात एक बार पुनः देख लेते हैं। लोकतंत्र की पूजा और मूर्खों का शासन। लोकतंत्र में क्या है? अयोग्यता की पूजा और मूर्खों का शासन, पहला अवगुण, पहला दोष। दूसरा है दल प्रणाली का अहितकारी प्रभाव। तीसरा है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। चौथा है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। पांचवा है सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना। और छठा है लोकतंत्रीय समानता एक भ्रम। हमने लोकतंत्र की व्यवस्था इसलिए की थी कि समानता की बात करता है, परंतु वो भ्रम है। नंबर 7वां है अनुत्तरदायी शासन, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने पर उत्तरदायित्व नहीं लेने सकते। नंबर 8 राजनीतिक शिक्षा का दम। हमें यह बात बताई जाती है लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक शिक्षा दी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। नंबर 2 मतदाताओं की विशेषता। ये हमने भारत में 50 वर्ष तक ये स्थिति देखी कि जो मतदान होते थे वो 50% से ज्यादा मतदान नहीं होते थे। नंबर 10 पेशेवर राजनीतिकों का विकास। नंबर 11 युद्ध और संकट के समय यह व्यवस्था पूर्णतः निर्बल हो जाती है, पूर्णतः कमजोर हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे।